वेलकम क्लास। आज हम हमारा थर्ड पेपर के सेकंड यूनिट एथोलॉजी या व्यवहारिकी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो एथोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री या व्यवहारिकी का परिचय एवं इतिहास। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एथोलॉजी या व्यवहारिकी क्या चीज़ है और इसमें अब तक क्या क्या डेवलपमेंट जो हैं वो हुए हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर व्यवहारिकी का परिचय एवं इतिहास। तो अगर हम बात करें कि व्यवहार क्या है, तो जो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर को इथोलॉजी भी कहा जाता है और वे वैज्ञानिक जो इस प्रकार से प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं उन्हें इथोलॉजिस्ट कहा जाता है। आप में से जिनको भी व्यवहारिकी में थोड़ी बहुत रुचि है पहले से, वो इस तस्वीर में दिखाई जाने वाली महिला के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। ये जो तस्वीर है वो महान इथोलॉजिस्ट जेन वॉन गुडाल की है। इन्होंने चिंपैंजी के व्यवहार के बारे में जो भी हम जानते हैं वो इनके अध्ययनों के कारण से है। इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर लंबे समय तक अध्ययन किया। लंबे समय से मेरा अभिप्राय यह है कि काफ़ी लंबा समय। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने चिंपैंजी के व्यवहार के ऊपर कितने समय तक के लिए अध्ययन किया होगा। तो गोम्बी का जो रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पर कि चिंपैंजी जो हैं वो प्राकृतिक आवास में मिलते हैं, वहाँ पर उन्होंने लगभग 20-22 साल तक चिंपैंजी के ऊपर अध्ययन किया था। तो आप सोच सकते हैं कि व्यवहार के अध्ययन में इतने वर्ष किस प्रकार से लगाए जा सकते हैं, क्योंकि व्यवहारिकी जो है वो अपने आप में इस तरह का विषय है कि एक बार अगर हम इसे अध्ययन करने लग जाएं तो ये बहुत ही रुचिकर विषय है। इसके बारे में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की भी रुचि जो है वो इसके अंदर होती जाएगी। ओके, सो हम ये देखें कि व्यवहार क्या है। सबसे पहले तो किसी अनुक्रिया के प्रति प्राणी जो है वो, किसी उद्दीपन के प्रति प्राणी जो है वो अनुक्रिया करता है। ठीक है, तो व्यवहार से हमारा आशय कि प्राणी के द्वारा वातावरण और अपनी जाति के अन्य सदस्यों के प्रति की जाने वाली अनुक्रिया से होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि व्यवहार जो है वो क्या है। जैसे फीडिंग बिहेवियर, भोजन का किया जाना भी एक व्यवहार है। इसको अगर आप डीपली स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग प्राणी जो हैं वो अलग अलग प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बारे में जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे हम इसके बारे में और बात करते जाएंगे। और जो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इसको व्यवहारिकी या इथोलॉजी कहा जाता है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि ये विज्ञान की एक अलग शाखा बन गई है जिसको हम इथोलॉजी कहते हैं। और प्राणी शास्त्र की इस शाखा के अंतर्गत हम किसी प्राणी विशेष का जैविक अध्ययन या बायोलॉजिकल स्टडी जो है वो की जाती है। तो हम इथोलॉजी को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ये विज्ञान की वह शाखा है जो प्राणियों के व्यवहार के विशिष्ट अध्ययन से संबंधित है। कि इसमें हम प्राणियों के किसी एक विशेष व्यवहार के बारे में अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। ओके,
तो व्यवहार जो है वो हमें किस रूप में दिखाई देता है, कि वो प्राणी के द्वारा की जाने वाली गति हो सकती है। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये कुछ मूवमेंट जो है वो कर रहा है, तो ये इसका एक व्यवहार को प्रदर्शित कर रहा है। तो किन किन परिस्थितियों में प्राणी जो है वो गति के द्वारा अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, कि जब वो भोजन ले रहा हो, पानी ले रहा हो, या अपने आवास को ढूंढ रहा है, या अपने आवास में वो है, तब वो विभिन्न प्रकार की गतियां जो है वो करता है। तो मुख्य रूप से हम जो परिवर्तन देख सकते हैं वो प्राणी के द्वारा की जाने वाली गतियों के द्वारा हमें दिखाई देता है। जैसे कुछ एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, या रिप्रोडक्शन के समय पर वो अपने साथी का चुनाव करते हैं। उस समय जो विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनको हम उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में स्टडी करते हैं। एनिमल जब मूव करता है तो मूवमेंट के लिए मसल्स की आवश्यकता होती है। ये आपने फिजियोलॉजी में सेकेंड ईयर में आपका जो पेपर था, सेकेंड पेपर, वहां पर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो हम ये सोच सकते हैं कि एनिमल का जो व्यवहार है जो हमें दिख रहा है वो वास्तव में उसकी पेशियों के द्वारा गवर्न किया जा रहा है। अब पेशियां किस प्रकार से गवर्न होगी वो एक अलग विषय है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बिहेवियर जो है वो क्यों उत्पन्न होता है, कि वो एक उद्दीपन के कारण से अनुभव होता है। अब उद्दीपन क्या है? उद्दीपन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ए स्टिमुलस इज ए चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। अब चेंज कैसा होना चाहिए? जो कि हमें दिखता हो। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, अच्छी तरह से इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो हम कहेंगे कि ए स्टिमुलस इज ए डिटेक्टेबल चेंज इन द एनिमल्स इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि उद्दीपन क्या है? एक देखा जा सकने वाला, मापा जा सकने वाला परिवर्तन है जो कि प्राणी के शरीर के अंदर या बाहर होता है। अब बाहर जो परिवर्तन हो रहे हैं वो तो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन प्राणी के शरीर में किसी व्यवहार को करते समय बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, वो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हार्मोन का चेंज होना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, उससे आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कि जैसे आप किसी से दो देखें, आप किसी दो मनुष्यों को बात करते हुए, जब वो बात कर रहे हैं और बात करते करते दूसरे मनुष्य के व्यवहार में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन आता है कि वो उसका चेहरा जो है वो लाल हो जाता है, उसकी जो आवाज है वो, उसकी तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है, वो तेज तेज बोलने लगता है। तो वहां पर आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। जैसे किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी को कोई बात कही और उसे अगर गुस्सा आता है, तो वो जो अंदर जो चेंज हो रहे हैं उसके अंदर, वो हमें नजर नहीं आएंगे। तो वो उनकी बात हम कर रहे हैं कि वो भी एक स्टिमुलस है जो कि उसके अंदर कुछ परिवर्तन ला रहा है, जिसके कारण से उसका व्यवहार जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो मुख्य रूप से हम देखें अगर, तो जो उद्दीपन है वो एक हो सकता है आपका हंगर। बाद में आने वाले चैप्टर्स में इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इथोलॉजी जो है वो अपने आप में एक इस तरह का सब्जेक्ट है कि आप उसमें इंटरेस्ट लिए बिना नहीं रह सकते। वो आपको अपनी तरफ खींचता है और समझने में बहुत आसान है, समझाने में थोड़ा दिक्कत आती है। मैं जो ये शब्द आपको कह रहा हूँ इसको मैं आपसे बाद में इसकी और चर्चा करूंगा। तो जो स्टिमुलस है वो क्या हो सकता है? भूख हो सकती है, कि कोई प्राणी अगर भूखा है
तब उसका व्यवहार जो है वो आप आसानी से नोट जो है वो कर सकते हैं। कोई आवाज हो सकती है, दर्द हो सकता है। विजुअल क्यूज का मतलब होता है कि उसको दिखाई देने वाले परिवर्तन। जैसे यहाँ इस डायग्राम में आपको जो चित्र में जो दिखाया जा रहा है ये मीरकेट है, ठीक है। और मीरकेट जो है उसका व्यवहार बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि एक पेक्यूलियर बिहेवियर जो है वो होता है। इसमें आप ये देखेंगे, अगर आपने टीवी पर डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह प्रोग्राम आप देखते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कि ये जैसे अपने यहाँ गिलहरी जो होती है उसके जैसा लगभग वैसा प्राणी होता है। और सब प्राणी जो है जब भोजन के लिए अपने बिलों से बाहर निकलते हैं तो एक प्राणी जो है वो इनमें से वहां पर निगरानी करने के लिए रहता है और ये चारों तरफ देखता है। और जब ये किसी प्रीडेटर को देखता है यानी इसके शत्रु को देखता है तो ये एक अलार्म कॉल, एक विशेष प्रकार की ध्वनि जो है वो निकालता है, जिसको सुन करके और सभी एनिमल जो हैं वो सतर्क हो जाते हैं और दौड़ करके और अपने बिलों के अंदर छिप जाते हैं। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वहां पर, वो वहां पर एक स्टिमुलस का काम करती है और उसके कारण से उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जिसको हम फ्लीइंग बिहेवियर कहते हैं। कि वो जो भोजन कर रहे थे वो फीडिंग बिहेवियर है उनका, और उसको छोड़ करके वो दूसरे बिहेवियर के ऊपर स्विच जो है वो होते हैं। तो ये विजुअल क्यूज भी यहाँ काम कर रहे हैं कि उसको वो प्रेडेटर नजर आया और उसने एक ध्वनि उत्पन्न करी और उसके कारण से वो सभी एनिमल जो हैं वो अंदर आ जाए। एक आता है उनमें जो इंटरनल चेंज जो है, जो आंतरिक उद्दीपक जिसे हम कहते हैं इंटरनल स्टिमुलस, वो है शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण जो है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि जो रिप्रोडक्टिव सीजन होता है उस समय पर प्राणी जो है वो टेरिटोरियल हो जाता है। टेरिटोरियल होने का मतलब क्या है कि वो अपने जिस जगह पर वो रह रहा है वहां पर वो अपने क्षेत्र को डिफेंड करता है। डिफेंड करने से क्या मतलब है कि वो उसमें किसी दूसरे नए प्राणी को नहीं आने देता है, ठीक है। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण, अपने घरों के आसपास आपने कुत्तों को देखा होगा कि एक कुत्ता जो है वो अपने क्षेत्र को डिफेंड करता है, उसमें वो फिरामोनल मार्किंग करता है। एक फिरामोन का चैप्टर है आपके, वहां पर हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। कि आपने देखा होगा कि कुत्ता जो है अपने मूत्र के द्वारा वो जगह जगह पर मार्किंग जो है वो करता रहता है और समय समय पर उसको चेक करता है। यदि कोई नया कुत्ता उस क्षेत्र में आता है तो वो उसके जो द्वारा की गई जो मार्किंग है मूत्र में जो फिरामोन पाए जाते हैं उसके द्वारा, तो उससे ये उसको पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में कोई एक कुत्ता है जिसका आकार जो है वो इस प्रकार का हो सकता है, वो किस प्रकार का एग्रेशन उससे कर सकता है। तो उसको ये जानकारी उससे मिल जाती है। जब वो रेजिडेंट कुत्ता जिसको हम कहेंगे कि वो जो कि उस क्षेत्र का रहने वाला है, वो जब उसको नए वाले को देखता है तब वो उसके ऊपर अटैक करेगा। अगर वो नया आने वाला कमजोर है तब उसका व्यवहार आप देखना कि वो किस प्रकार का हो जाता है कि वो अपनी पूंछ को दोनों पैरों के नीचे दबा लेगा और उसके सामने गिड़गिड़ाने जैसा करेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि मैं इसको हरा सकता हूं तब वो उसको लड़ने की कोशिश उसके साथ में करेगा। इसको हम एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो कहते हैं। इन सभी व्यवहारों के बारे में जैसे जैसे आपके इस यूनिट के अंदर आते जाएंगे वहां पर हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो किसी भी प्राणी को उद्दीपन दिए जाने पर वो उसके प्रति अनुक्रिया का प्रदर्शन करता है। जैसे अगर आप कुत्ते के सामने रोटी दिखाते हैं तो उसके द्वारा किए जाने वाला जो व्यवहार है, जो उसका जो रेस्पॉन्स है उसको आप देख सकते हैं। वो जोर जोर से पूंछ हिलाएगा, है ना, उसके शरीर की विभिन्न क्रियाएं करेगा, आपको लुभाने की कोशिश करेगा जिससे कि आप उसको रोटी डाल देंगे उसमें। तो सामान्यतः किसी प्राणी के द्वारा जो उद्दीपन हम दे रहे हैं उसके प्रति जो अनुक्रिया वो कर रहा है, उसका प्रदर्शन जो कर रहा है उसको व्यवहार हम कहेंगे। तो व्यवहार जो है वो एक बहुत व्यापक शब्द है। इसके हम उन सभी क्रियाओं को लेते हैं जो बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के कारण से प्राणी जो है वो प्रदर्शित करता है। तो प्राणी की अधिकांश जो क्रियाएं हैं जिनमें उद्दीपन हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उद्दीपन जो जैसा मैंने आपको बताया कि वो आंतरिक भी हो सकता है,
तो ये हार्मोन के कारण से होती है। जैसे जितना भी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उसका, वो हार्मोन के कारण से होता है। तो इन चीजों से आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि व्यवहार जो है वो किस चीज के ऊपर निर्भर करता है, कि व्यवहार जो है वो उसकी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, जेनेटिक्स और एंडोक्राइनोलॉजी, इनसे संबंधित होता है। तो व्यवहार पर प्राणी की कार्य की, उसके मनोविज्ञान, उसकी आनुवंशिकी और उसकी अंतःस्राविकी यानी हार्मोन का रिलीज होना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि आनुवंशिक क्रियाओं का उदाहरण, ठीक है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर होता है। आनुवंशिकी का प्राणी विज्ञान या व्यवहारिकी से निकट संबंध जो है वो होता है। इसको आप सोशल इंसेक्ट्स में देख सकते हैं, जैसे मधुमक्खी, दीमक और वेस्प जो हो गए हैं, वहां पर आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि वहां पर वो अपने रहने के लिए जो छत्ता बना रहा है ना, ये उसके व्यवहार के कारण से है, उसका जो आनुवंशिक व्यवहार के कारण से है कि ये उसने सीखा हुआ है। और आनुवंशिक कारकों का योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और डार्विन ने भी इसके बारे में बताया था। लेकिन इसके बारे में जो वास्तविक कार्य है जेनेटिक्स का, बिहेवियरल जेनेटिक्स कहा जाता है जिसको, इसमें एक नाम जो है वो आप ध्यान रखिए, फ्रांसिस गेल्टन। फ्रांसिस गेल्टन, इन्होंने इसके बारे में डिटेल से हमें बताया था। और इन्होंने जो मानसिक लक्षण होते हैं वो किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसको एक बुक लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस, एन इंक्वायरी इनटू इट्स लॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये बुक लिखी थी उन्होंने, हेरिडिटरी जीनियस एन इंक्वायरी इनटू इट्स लॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें इन्होंने ये दिया था। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें दी थी जो कि हमें सुनने में बड़ी अजीब लग सकती है, अभी भी जब मैं आपको कह रहा हूं तब भी आपको ये अजीब लग सकता है। इन्होंने ये कहा कि मानव में असामान्य मानसिक प्रबुद्धता ऐसे परिवारों में अधिक पाई जाती है जहां विलक्षण बुद्धि का गुण ज्यादा सक्रिय होता है, अर्थात सामान्य परिवारों में ये लक्षण कम देखने को मिलता है। और बुद्धिमत्ता का स्तर मानव की दूरी के रिश्तेदारों के अंतर में निरंतर क्षीण होता जाता है, यानी उसको जितना उसका दूर का जो रिलेटिव है उससे जरूरी नहीं है कि उनमें भी बुद्धिमत्ता का स्तर वही हो जो कि क्लोज रिलेटिव्स के अंदर पाया जाता है। ओके, इसके बारे में हम बाद में और चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में फुलर और थॉमसन ने 1960 में अपनी एक बुक लिखी थी, बिहेवियर जेनेटिक्स। इसमें इन्होंने जो व्यवहारिकी की आनुवंशिकी होती है उसमें प्रामाणिक रूप से इन चीजों को प्रमाणित किया था। और इन्होंने ये कहा था कि जीन में होने वाली अन्योन्य क्रिया, यानी एक जीन दूसरे जीन से जो क्रिया करता है, उसमें प्राणियों के व्यवहार में परिवर्तन का समावेश आनुवंशिक व्यवहारिकी की अवधारणा के अंतर्गत किया जाता है। और व्यवहार जो है उसको हम सकल रूप से परिभाषित करना जो है वो बहुत कठिन होता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जो कि प्राणी के द्वारा उसके बोध और आंतरिक वातावरण में होने वाले घटनाक्रम की प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें किन किन चीजों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, अनुकूलन या अडेप्टेशन, और इवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, और आनुवंशिकी, इन सभी का एक मिला जुला परिणाम जो है वो आपका व्यवहार होता है। अब व्यवहार की क्रियाविधि अगर हम देखें तो व्यवहार, जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि ये अनेक क्रियाओं का परिणाम जो है वो होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखें हम यहाँ पर, कि एक कोशिकीय जंतु और पौधों में उद्दीपन के लिए की जाने वाली जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि वहां पर ऑर्गन्स नहीं है, तो जो प्रोटोप्लाज्म का बेसिक गुण होता है उत्तेजनशीलता, इरिटेबिलिटी कहा जाता है इसको, उसके वो भी एक व्यवहार का ही एक प्राथमिक रूप है। प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा में क्योंकि तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसलिए अमीबा, पैरामेसियम और यूग्लिना में जो उनको अगर छुआ जाता है तो इरिटेबिलिटी या उत्तेजनशीलता के द्वारा वो अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरह से जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनमें आप ये देखेंगे कि वो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनके आसपास ये रहेंगे और कार्बनिक पदार्थों को ये
भोजन के रूप में लेते हैं। इसी तरह से प्लांट में आपने देखा होगा माइमोसा प्यूडिका या छुई मुई जिसे कहते हैं, तो उसकी पत्तियों को अगर हम हाथ लगाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए मुरझा जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस उसी प्रकार से आ जाती है। तो यहाँ छूना जो है वो एक बाह्य कारक हुआ है, उद्दीपन है, और उसके द्वारा जो प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाती है उसको अनुवर्तन कहा जाता है। तो ऐसे फिजिकल फैक्टर्स जिनके लिए वो प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जैसे प्रकाश के लिए जो कर रहे हैं उसको प्रकाशानुवर्तन कहा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के लिए जो करते हैं उनको जियोटैक्सिस कहा जाता है, और टच के लिए जो करते हैं उनको स्पर्शानुवर्तन कहा जाता है, थिग्मोटैक्सिस। तो जो ओरिएंटेशन होता है प्राणियों का अभिविन्यास, इसको टेक्सेस और काइनेसिस आपने बॉटनी में भी पढ़ा है डिटेल में इसके बारे में, वो इन क्रियाओं के व्यवहार का ही एक रूप जो है वो होता है। जैसे पौधों में भी अगर आप देखें तो पौधों की ग्रोथ जो है वो सूर्य के प्रकाश की ओर अधिक होती है, उसकी पत्तियां जो है हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ी हुई रहती हैं। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे व्यवहार का भी विकास जो है वो होता गया है। इसके बाद के एनिमल में आ जाइए आप, सिलेंट्रेटा से लेकर के मैमल्स के अंदर अगर हम आते हैं तो क्योंकि यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं, तंत्रिका तंत्र विकसित हो गया है, जिसके कारण से रिफ्लेक्स, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट भी एक बिहेवियर है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अधिगम यानी लर्निंग, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूरा चैप्टर है आपका लर्निंग में, वहां पर हम इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली इंस्टिंक्ट जो है वो लर्निंग का ही एक टाइप है और रीजनिंग भी एक टाइप है इसका। तो ये विकसित प्रकार के व्यवहार हैं जो कि उच्च कशेरुकी जंतुओं के अंदर ये आते हैं। तो इनमें लगातार नवीनता जो है आती रहती है, और एक्सपीरियंस और इवोल्यूशन के कारण से लर्निंग में जो अर्जित व्यवहार जो है वो विकसित होता है, और आनुवंशिक ज्ञान के फलस्वरूप बिना किसी पूर्व अनुभव के अभिव्यक्त व्यवहार जो है वो इनेट या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर कहलाते हैं। इसमें बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, जैसे आपको जैसे किसी चीज को आपको समझना पड़ेगा तब जाकर के और आपको ये सब चीजें याद रहेगी। जैसे हम कह रहे हैं कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या होता है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो आनुवंशिक ज्ञान के फलस्वरूप आता है, यानी उसको सीखा नहीं जाता है, बिना किसी पूर्व अनुभव के उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे आपने एक चीज सुनी है कि कोयल जो है वो घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे जो है वो दूसरे पक्षियों के घोंसलों के अंदर देती है। तो वो जो बच्चा जो अंडे से जस्ट बाहर निकला है उसने कुछ चीज सीखी नहीं है, लेकिन वो सबसे पहला काम ये करता है कि उस घोंसले के अंदर बाकी के जो अंडे होते हैं उन अंडों को वो घोंसले से गिरा देता है। तो ये हमने उसको सिखाया नहीं है, ये उसके आनुवंशिकी के कारण से उसने सीखा है। और ऐसा वो किस प्रकार से कर पाता है कि उसके जब वो अंडे से जस्ट बाहर निकलता है तो एक छोटा सा डिप्रेशन उसके पीठ के ऊपर होता है, जिसमें उस अंडे को टिका करके और वो बाहर निकाल देता है। ये भी जब हम बिहेवियर पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो व्यवहार है इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो व्यवहार प्रदर्शित किया जा रहा है वो उस प्राणी ने सीखा नहीं है। अब जब नहीं सीखा है तो वो कहाँ से आया, कि वो आपका आनुवंशिकी के थ्रू आया है। इसी तरह से जो नवजात बच्चे का दूध पीना, हमने उसको सिखाया नहीं है कि आपको दूध पीना है, लेकिन दूध किस प्रकार से पिया जाए ये उस बच्चे को ज्ञात होता है और वो आसानी से दूध पी सकता है। जैसे गाय का बछड़ा जो है वो पैदा होते ही पहले खड़ा होकर के और दूध पीने की कोशिश जो है वो करता है। तो हमने उसको नहीं सिखाया है कि दूध कहाँ से मिलेगा तुम्हें या दूध क्या है, ये भी उसने सीखा हुआ नहीं है, लेकिन उसको वो सोर्स जो है वो पता है और इसलिए वो अपने माँ के स्तन से दूध जो है वो प्राप्त करने की कोशिश जो है वो करता है। ओके, तो जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन जो है वो एक अलग स्किल जो है वो डेवलप हुई है, और ये जो है वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा इसका कोऑर्डिनेशन जो है वो किया जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है ये हम लास्ट ईयर फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और हार्मोन प्राणी के
व्यवहार को कंट्रोल करने वाला एक मेजर फैक्टर जो है वो होता है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र, ये भी किसी प्राणी के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। सामान्य जो क्रियाएं जो हमें लग रही है, जैसे कि भूख का लगना, तो भूख हमें किस प्रकार से महसूस हो रही है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में अगर कमी आती है तो हमें भूख लगती है। इसके बारे में भी हम बाद के चैप्टर्स में डिटेल से चर्चा करेंगे। प्यास लगना, या जो प्यास है आपकी, ये किसके द्वारा गवर्न होती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा। आपने एक्सक्रीशन का चैप्टर पढ़ा है कि वो हम इसके द्वारा ये आपके नेफ्रॉन से जो परमेबिलिटी है उसको परिवर्तित करता है, जिसके कारण से मूत्र की मात्रा का निर्धारण जो है वो होता है। और जब हमारे शरीर में पानी की कमी होगी, तब हमारा ब्रेन का जो सेंटर है वो हमें बताएगा कि हमें पानी पीना है, और हम पानी को खोजने का प्रयास करते हैं। ये ओरिएंटेशन करके बिहेवियर है, वहाँ पर हम डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरह से हायर वर्टिब्रेट्स में आप लैंगिक आचरण और कोर्टशिप बिहेवियर, आपने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं अभी यहाँ पर, जिससे कि आपको कोर्टशिप बिहेवियर समझ में आ जाए। कबूतर को आपने देखा है कि वो अपना गले को फुला करके और एक अलग प्रकार की आवाज निकालता है, जिससे उसका जो गला है स्टील ब्लू कलर का चमकता हुआ नजर आता है। वो गोल गोल घूमता है। ये क्रियाएं वो जो मादा कबूतर है उसको आकर्षित करने के लिए करता है। और ये कब होगी? जब उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक विशिष्ट स्तर जो है वो आ जाता है। तो ये सभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। जैसे जो लाल हिरण है, सर्विस इलेपस, इनमें नर में प्रजनन काल में मादा पर अधिकार जताने के लिए युद्ध होता है। तो क्लेटन ब्रॉक और एल्बॉन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1971 में इसका वर्णन किया है कि नर जो है वो तेज आवाज निकालते हैं, चिंगाड़ते हैं, और एंटलर्स यानी उनके जो सींग जिनको हम कहते हैं, उनका उपयोग लड़ाई में करते हैं, और मादाओं को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं अधिक योग्य हूं। और कई बार इसमें वो जख्मी हो जाते हैं। और सिंक्लेयर के अनुसार जो बड़े सींग वाली भेड़ है वो भी एक दूसरे से अपने सींगों को टकरा करके, सिर को टकरा करके, और अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अधिकांश मादाओं के साथ वो प्रजनन वहां पर कर सकें। कुछ पक्षी हैं जैसे कि गूज, इनमें ये अनेक पोस्चर जो हैं वो बनाते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर ये होता है अगर आप इसको देखें कि प्राणी जो है वो जोड़ा बनाने के लिए किस किस प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो करते हैं। तो ये डर की अवस्था में अलग प्रकार का प्रदर्शन करेंगे, और जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उसके लिए ये व्यवहार जो है वो अलग प्रकार का होता है। और व्यवहार जो है, एक चीज समझिए आप कि ये जाति विशिष्ट होता है, कि जरूरी नहीं है कि एक जाति जो व्यवहार कर रही है पक्षियों में भी वो सभी जातियां जो है उसी प्रकार का व्यवहार करें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर कि कॉक्स और ली बॉयफ ने 1977 में एलिफेंट सील जो होती है, मिरुंगा एंगुइस्टिरोस्ट्रेस, इनमें नर जो है और मादा जब ये कोर्टशिप बिहेवियर करते हैं तो फीमेल जो है वो अपोज करती है, इसका बहुत तीव्र प्रतिरोध करती है। वो ये देखना चाहती है कि जो मेल है वो कैपेबल है या नहीं है, कि वो आने वाली उसकी जो संतति है उनका पालन पोषण कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो दूसरे जो नर हैं वो उनमें उसके साथ आकर के लड़ते हैं, और जो विजेता रहता है इसमें, जो डोमिनेंट होता है, उसी के साथ वो कॉपुलेट करती हैं, जो कि विजयी रहता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि उसमें इस प्रकार का बल है कि वो आने वाले समय में अपने बच्चों को आसानी से पालन पोषण उनका कर सकता है। तो इसके बारे में हम अगली कक्षा में और चर्चा करेंगे। थैंक यू।